बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान पिनल कोड 1816 का जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, ये एक जनरल टॉपिक भी है जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो पीपीसी को तैयार करते हैं उसमें ये चैप्टर वो उन्हें पूरा ही पीपीसी तैयार करना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनका अभी एसडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है पीरा डिपार्टमेंट का, ठीक है। पीरा डिपार्टमेंट में जो उन लोगों ने हमें सिलेबस बताया हुआ था पीपीसी का, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का, उसमें उसने हमें 3 चीज़ें बताई हुई थी। एक उसने हमें बताया हुआ था अबेटमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब उसमें जो है वो बहुत थोड़े से कुछ सेक्शन से वो भी वेरिएशन आ रही थी। मैं अब आपको कैसे समझाऊं, मतलब कि अभी हमें उन्हें सेक्शन नहीं बताए हुए उन लोगों ने ना हमें, तो हमें अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से देखकर करना था कि इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अबेटमेंट से रिलेटेड जो मुझे ठीक लगे, ठीक है, मैंने वो करवाए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने ज़्यादा करवाए हैं। तो मेरे नज़दीक जब आपको एक बड़ी सीट लेने जा रहे होते हैं, एसडीओ एक बहुत बड़ी सीट है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए, बजाय ये कि आप जो उन्होंने सेलेक्टिव सिलेबस दिया हुआ है उसमें से मज़ीद सिलेक्टिव काम करें। तो मेरा मशवरा ये कि वो जो मैंने अबेटमेंट के दोनों पार्ट्स आपको अपलोड करके दिए हैं, इवन मैंने नोट्स उसके शॉर्ट बना दिए थे कि आप लोग सुन लें, आपके कानों से वो गुजर जाए, ठीक है। उसमें सिर्फ पनिशमेंट ही है कि ये जुर्म होगा तो क्या सज़ा है, ये जुर्म होगी तो क्या सज़ा है, वो आपने करने थे। एक अबेटमेंट था। सेकंड जो उन्होंने हमें टॉपिक बताया हुआ था पीपीसी का करने के लिए, वो हमारे पास था पब्लिक ऑफेंसेस, राइट, जिसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि काइंडली पब्लिक ऑफेंसेस के ऊपर वीडियो बना दें। और तीसरा जो उन्होंने हमें बताया हुआ है वो हमारे पास है क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक ऑफेंसेस से, ठीक है। तीनों आप लोग नाम बेशक लिख लें। अबेटमेंट का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है, वो चैनल का जो है ना उसमें पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। और अगर आप लोगों ने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी चैनल का लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ये होता है कि एक तो नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाता है। अदर देन डैट अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है ना तो वो उधर मैं एड्रेस कर देती हूँ। कमेंट में उस तरह से रिप्लाई करना, समझाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है जी। तो आज जो हमने पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ना है पब्लिक ऑफेंसेस। पब्लिक ऑफेंसेस के जो हमारे सेक्शन है, जो लोग सिर्फ सेक्शन जानना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 141 से लेकर और 160 तक। मैंने ऑलरेडी भी जिन्होंने कमेंट से मुझसे पूछा था कि पब्लिक ऑफेंसेस के काइंडली आप सेक्शन एटलीस्ट बता दें, मैं सेक्शन बता चुकी हूँ। मुझे ये नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करें, उसको देखें, ठीक है। आप लोग अपने एंड से करना चाहिए, वेल एंड गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहले खुद से उसको पढ़ा हुआ हो और जब मेरी वीडियो सुने आपको वो चीज़ पक्की हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे जो पब्लिक ऑफेंसेस जो बहुत से लॉयर्स के मुताबिक सेक्शन डील करेंगे वो 141 से 160 तक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का जो नेम है वो कहता है कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं सुकून को, ठीक है। पब्लिक का जो पीस है उसके खिलाफ जो आप ऑफेंसेस कर रहे हैं। अब उसमें जो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 141 हमें क्या कहते हैं, अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है, अब पढ़ते हैं इसको। उसने कहा एन असेंबली, कोई भी असेंबली जो 5 और मोर पर्सन, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा हों, कोई भी असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, हम अनलॉफुल हो गए? नहीं, उसने आगे आपको कंडीशन बता दी है इफ़ लगाकर। क्या कंडीशन है, उसने क्या है, अगर उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जिनको हमने अनलॉफुल असेंबली कहा है, ठीक है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, उन सब पर्सन्स का उनका कॉमन मकसद, ये जो नीचे उसने हमें 5 मकासिद बताए हुए हैं ना, अगर उनके ये 5 मकासिद हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास असेंबली क्या कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं कि जो उसने बताया है कि वो जो लोग होंगे 5 या 5 से ज़्यादा, उनका कॉमन मकसद क्या क्या हो सकता है। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है वो असेंबली अनलॉफुल है, तो कुछ भी लॉफुल तो नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। अनलॉफुली कुछ इलीगल काम ही हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो लोग कहलाएंगे कि यार ये लोग अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, ये लोग अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, फर्स्ट में उसने कहा, एक मिनट पेन खोल लेती हूँ। फर्स्ट में उसने कहा टू ओवर ऑफ बाय क्रिमिनल फोर्स। 2 वर्ड्स हमें याद रखने हैं जो इन सारे 5 के 5 में यूज होंगे, बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या फिर उसको शो करके दिखाकर क्या कर रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं, फेडरल या फिर
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फिर लेजिस्लेचर को या फिर पब्लिक सर्वेंट को। आप किसको दिखा रहे हैं? अब ये क्रिमिनल फोर्स, या तो आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं या आप उसका शो कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मैं आपको ये बताती हूँ। ओवर ऑफ, ओवर ऑफ का जो मतलब होता है वो मतलब होता है डेटर। ठीक है, जिसको हम इंटिमिडेट कहते हैं, रोकना, रुकावट क्रिएट करना। ठीक है, ये होता है ओवर ऑफ। तो आप अपने क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या उसको शो करके फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लेजिस्लेचर में या किसी पब्लिक सर्वेंट को उनका जो काम है ना, जो उन्होंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उन्होंने जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, आप उन्हें उनसे रोक रहे हैं, टू ओवर ऑ कर रहे हैं, आप उनको डेटर कर रहे हैं। ठीक है, किन के जरिए से? दो जरिए हैं हमारे पास, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या क्रिमिनल फोर्स को शो करके। तो आप 5 लोग या 5 से ज्यादा भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग कहलाएंगे कि आप लोग अनलॉफुल असेंबली हैं। पहली शर्त समझ आ गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि आप अनलॉफुल असेंबली कब बनते हैं। सेकंड, जब आप क्या कर रहे हैं? टू रेजिस्ट, आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज से? एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस, कोई भी लीगल प्रोसेस होने जा रहा है या कोई भी लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसमें उसको उसके आगे आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, हाइल हो रहे हैं, आप मजाहमत कर रहे हैं। ठीक है, तब भी आप 5 या 5 से, शर्त यह है कि आप 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, 5 से कम होंगे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा लोग, कोई भी लीगल काम होने जा रहा है कानूनी तरीके से, उसमें आप रुकावट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कहलाएंगे जनाब आप अनलॉफुल असेंबली हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी देखते हैं अनलॉफुल असेंबली कौन सी होती है? जिसमें आप कमिट कर रहे हैं एनी मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई भी और ऑफेंस। ठीक है, वो 5 या 5 से लोग कोई भी मिसचीफ करते हैं या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? बुजरीमाना मुदाखलत, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, यानी कि किसी की क्रिमिनल अनलॉफुली इलीगली तरीके से किसी की जो प्रॉपर्टी है, किसी की जो ज़मीन है, उस पर आपने कब्जा कर लिया या उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, या और कोई भी ऑफेंस, ये 3 चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या अदर ऑफेंस, तो भी आपकी असेंबली क्या कहलाती है? अनलॉफुल असेंबली। मेरे साथ आप रिपीट करें अपने माइंड में। अच्छा, ये माइंड की एक्टिविटी होती है, दिमाग को तेज करने का तरीका होता है। दिमाग में उस चीज़ को दोहराना जो आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब दोहराते हैं वो चीज़ उसी वक्त रिटेन हो जाती है, और सेकेंडली आपकी रिटेनिंग पावर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो मजबूत होती है। ठीक है, अब हमने 3 चीज़ें देख ली, बाकी 2 को तो भी छोड़ दें। अनलॉफुल असेंबली कौन कौन सी होगी? जिसमें आप क्रिमिनल फोर्स का या यूज़ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप रोकना चाह रहे हैं, डेटर करना चाह रहे हैं, ओवरऑल करना चाह रहे हैं। किसको? फेडरल को, गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को, कि वो अपने ड्यूटीज परफॉर्म ना करें। पहली बात क्लियर। दूसरा हमने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल फोर्स को यूज या शो कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप कोई भी लीगल काम हो रहा है ना, उसमें आप मजामत क्रिएट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, रोकने के लिए। ठीक है। थर्डली, आप अनलॉफुल असेंबली कम होंगे कि आपने कोई ऑफेंस किया, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास किया, कोई भी मिसचीफ किया, तो आप क्या कहलाएंगे? आपने अनलॉफुल असेंबली है। बस शर्त ये कि आपको नंबर याद होना चाहिए, तादाद क्या हो, 5 या 5 से ज़्यादा। चौथा देख लेते हैं। अब चौथा कौन है जो कहलाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है? उसने कहा फोर्थ में, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, दोबारा से वही कि क्रिमिनल फोर्स का यूज करके, ये शो करके आप क्या कर रहे हैं? टू एनी पर्सन। ऊपर जो पहले वाले में हमने बात की थी वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, राइट, या लेजिस्लेचर था या पब्लिक सर्वेंट था। अब वो कह रहे हैं किसी भी पर्सन से आप क्या कर रहे हो? टू टेक और ऑब्टेन, उससे आप ले रहे हो जबरदस्ती पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में, हम देखते हैं ना कि जो जागीरदार होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी फलां ज़मीन पे हमने फलां का फैक्ट्री बनानी है, और उनकी फ़र्ज़ करें उनकी बेटी को वो किडनैप करके ले आए, कोई भी धमकी दे के, ठीक है, और गन पॉइंट पे या उनसे क्या करवाते हैं, वो अंगूठे लगवाते हैं। आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके जब आप किसी की प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं कि किसी भी शख्स को उसकी बेसिक राइट्स इंजॉय करने से आप रोक रहे हैं, या फिर और यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट्स, और जो दूसरे इनकॉर्पोरियल राइट्स है, इनकॉर्पोरियल राइट्स होते हैं मतलब जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं ना, ठीक है, जिन सब की मलकियत आपके पास है, लेकिन ये जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं ये क्रिमिनल फोर्स की यूज़ करके और आपसे आपके तमाम हकूक़ को छीन लेते हैं, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। और 5वीं अनलॉफुल असेंबली कौन सी कहलाएगी? क्रिमिनल फोर्स या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, दोनों के जरिए से आप क्या करें? टू कंपेल एनी पर्सन, किसी शख्स को मजबूर कर रहे हैं, किस काम के लिए?
टू डू कि वो ये काम करे, बट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो लीगली वो बाउंड नहीं है करने के लिए, आप उससे वो काम करवा रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आप उससे इलीगल काम करवा रहे हैं, ठीक है। या दूसरे और या आप उसे क्या करवा रहे हैं, टू ओमिट टू डू, उसे मना कर रहे हैं कि तुमने नहीं करना जो लीगल काम करने का है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी शख्स को कह रहे हैं कोई वो लीगल काम कर रहा है तो उसे करने से रोक रहे हैं, ठीक है। या उससे कह रहे हैं कि तुम कोई इलीगल काम करो, आप उससे करवा रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप अनलॉफुल असेंबली कहलाएंगे। जो सेक्शन 141 है उसने हमें बताया कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, उसने हमें डेफिनेशन बता दी उसकी। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन में उसने बताया कि एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज असेंबल, जब एक असेंबली जो वो बनी थी, असेंबल हुई थी, वो अनलॉफुल नहीं थी। जैसे हम 5 लोग हैं ना, हम बैठे हुए थे, हमारी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी, हम बैठे हुए थे, हम अनलॉफुल नहीं थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में हो सकता है कोई छठा मेंबर हमें ज्वाइन कर ले, वो हमें मशवरा दे, यार वहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है, फलां ज्वेलर के पास जाते हैं, उसके पास CCTV कैमरा भी नहीं है, वहाँ से वो चुरा लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा। तो वो ये कह रहा है कि हम फिर बाद में देखें हमारा इंटेंशन आ गया ना क्राइम का, ऑफेंस करने का, तो हम अनलॉफुल बन जाएंगे। ऐसी असेंबली जो असेंबल जब बनी वो अनलॉफुल नहीं थी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो बने ही अनलॉफुली, हम 5 लोग इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि हमने जुर्म करना है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि जो बने तो लॉफुल ही थे, ठीक है, वो ठीक थे, अच्छे लोग थे, बाद में वो अनलॉफुल हो जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन ने बताया। उसके बाद हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपने सेक्शन नंबर 142 पर। अब आगे सारा आसान काम है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अब उसने कहा कि अगर आप मेंबर बन जाते हैं अनलॉफुल असेंबली का, बीइंग द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो क्या होगा। सेक्शन 142 आपको बताता है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनना। Whoever being aware of the facts, जो कोई भी जिसको पता था फैक्ट्स का, which render any assembly an unlawful assembly, intentionally, जिसे पता था कि असेंबली अनलॉफुल है, ठीक है, उसके बावजूद इंटेंशनली ज्वाइन कर लेता है उस असेंबली को, तो हम कहेंगे कि वो शख्स जो है वो उस असेंबली का मेंबर बन गया, उसकी मेंबरशिप बन जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी शख्स जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनेगा तो वो मेंबरशिप हो जाएगी। अब MCQ बन सकता है कि ये आपको मेंबरशिप किस सेक्शन के तहत मिलती है, सेक्शन नंबर 142 के तहत। 141 में उसने आपको बताया अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, और 142 में वो आपको बता रहा है कि इसकी मेंबरशिप आपको कब मिलेगी, कि जब आपको पता हो, जानते बूझते कि अनलॉफुल है और आप उसको ज्वाइन कर लें। अब आगे बड़ी आसान सी बात है, उसने सेक्शन नंबर 143 में बताई है पनिशमेंट, कि अगर आपने जो 142 के तहत मेंबर बन गए हैं ना किसी अनलॉफुल असेंबली का, तो आप सजा भी भुगतें। अब आपको जो है जनाब 6 महीने की होगी कैद, और आपको या ऑप्शन है, या आपको फाइन होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी साथ ले लें आप लोग, सेक्शन नंबर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। यहाँ से हमारी सजाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि पूरा पूरा ना पढ़िएगा, सिर्फ सेक्शन का नंबर लिखें कि ये सेक्शन है, उर्दू में बेशक लिखें कि ये इस चीज़ की सज़ा मिल रही है इसको ना, और साथ में उसकी सज़ा लिख लें, आपको टाइम बच जाएगा और आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली पनिशमेंट हमने किसकी पढ़ी कि अगर आप मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के, मेंबर आप किस सेक्शन में थे, 142 में, सजा किस में मिल रही है, 143 में, 143, और सजा क्या मिल रही है, 6 महीने की कैद होगी, या फाइन होगा, फाइन कितना होगा नहीं बताया, बस ये बताया फाइन होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। समझ आ गई। हम अब यहाँ तक हमारी स्टोरी चल गई कि हम मेंबर बन गए हैं एक अनलॉफुल असेंबली का, हम तो नहीं, आप लोग मेंबर बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 144 पे। अब उसने कहा कि ज्वाइनिंग द, अभी बड़ी मजे की है, ज्वाइनिंग द अनलॉफुल असेंबली, आप फिर से अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास डेडली वेपन भी हैं। अब आप खाली सिर्फ ज्वाइन नहीं कर रहे जनाब, आप बड़े खतरनाक बन चुके हैं। अब आपके पास पिस्टल भी है, आपके पास छुरा भी है, और पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है, जो डेडली वेपन है जिससे किसी की मौत वाकया हो सकती है। जब आप ऐसी इस तरह वेपन लेके किसी असेंबली का मेंबर बनेंगे ना, लॉफुल असेंबली का, अब आपकी सजा चेंज हो जाएगी। पहले आप सिंपल मेंबर बने थे, आपके पास कोई हथियार कुछ नहीं था, तो आपकी सजा क्या है, जब आपको पकड़ा जाएगा 6 महीने आपको कैद हो जाएगी, या आपको फाइन दे दिया जाएगा, या आपको दोनों मिल जाएंगे। लेकिन जब आप किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनते हैं विद डेडली वेपन, ऐसे वेपन के साथ जिससे किसी की डेथ हो सकती हो, फिर आपकी सजा डिफरेंट होगी। पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि whoever being armed, जो आर्म्ड था विद एनी डेडली वेपन, या फिर कोई ऐसी चीज से, विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंसिव वेपन के तौर पे यूज हो सकती है, और जिससे इज लाइकली टू कॉज डेथ, किसी की भी डेथ हो सकती है, और वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो उसकी सजा क्या होगी, उसको 2 साल की होगी कैद, या फिर होगा उसको फाइन, या फिर उसको होगा बोथ। ठीक है, मैं रेड से वो कर देती हूँ। इसकी सजा क्या है, 2 साल कैद, या फिर फाइन, या फिर बोथ। ठीक हो गया। अब हमने 2 चीजें पढ़ ली, 2 पनिशमेंट पढ़ ली हैं। अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं सिर्फ, आपकी 6 महीने की कैद है। अगर आप डेडली वेपन्स के साथ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हैं तो आपकी 2 साल की कैद है। देखें, ठीक है।
सेक्शन 145 हमें क्या कह रहा है, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली। अब आप किसी अनलॉफुल असेंबली को या तो ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं एक अनलॉफुल असेंबली को, नॉइंग, ये जानते हुए, इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, इट हैज़ बीन कमांडेड, इसको हुक्म हो चुका है कि डिस्पर्स हो जाए, मुंतशिर हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसे अब हमारे यहाँ अगर आपने अक्सर देखा होगा ये हड़ताल वगैरह करके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं जब वो हड़ताल करके बैठे थे, ठीक है, वो एक असेंबली उन्होंने बना ली थी, वो अनलॉफुल थी या नहीं थी, लेकिन उनकी वो डिमांड्स पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद उनको हुकूमत ने हुक्म दे दिया कि अब आप यहाँ से ये आप अपनी ये लोग मुंतशिर हो जाएं, डिस्पर्स हो जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग वहीं बैठे हैं और आप भी फिर उसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो, या अगर आप उसका हिस्सा थे तो आप भी वहीं ढीठ बन के बैठे हुए हो, तो फिर अब आप सज़ा भुगतो। और आपकी सज़ा क्या होगी, 2 साल की आपको कैद होगी या फिर फाइन होगा या फिर बोथ होगा, ठीक है। तो किसी भी अनलॉफुल असेंबली को जिसको हुक्म दे दिया गया है, कमांड कर दिया गया है कि उसने डिस्पर्स होना है और वो डिस्पर्स नहीं हुई और आप भी उसका मेंबर थे, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, उस अनलॉफुल असेंबली को हर मेंबर को 2 साल की उनको कैद होगी या फिर फाइन होगा या फिर दोनों होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 141 में हमने डेफिनेशन देखी थी अनलॉफुल असेंबली की। 142 में हमने देखा था कि मेंबरशिप आप मेंबर बन जाते हैं अनलॉफुल असेंबली का। 143 में हमने देखा था कि जब आप 142 में मेंबर बन जाते हैं तो अब आपको सज़ा क्या मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने 144 में देखा था कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं ना और लेकिन डेडली वेपन्स के साथ ज्वाइन करते हैं तब आपकी क्या सज़ा होगी। 145 में हमने देखा कि आपने ज्वाइन किया या आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ था, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि आपको हुक्म दे दिया गया है कि अब आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, तब आपकी सज़ा क्या होगी। क्लियर हो गया। अब सेक्शन नंबर जो हमारे पास आ जाता है वो है सेक्शन नंबर 146। ये रायोट से डील करता है। रायोटिंग क्या होती है, जिसको हम दंगे फसाद बोलते हैं ना, वो हमारे पास रायोटिंग होती है। तो 146 हमें डील करेगा रायोटिंग से। अब यहाँ पे वो यार रायोटिंग की सिर्फ डेफिनेशन आपको बताएगा। जैसे 141 में उसने किसकी डेफिनेशन बताई है, अनलॉफुल असेंबली की। बार बार क्यों बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। अनलॉफुल असेंबली की जो डेफिनेशन है 141 बताता है। रायोटिंग की डेफिनेशन कौन बताता है, 146। वो कह रहा है कि वेन एवर, जब भी फोर्स के जरिए से या वायलेंस के जरिए से, कौन और ये कौन यूज कर रहा है फोर्स या वायलेंस को, कोई भी अनलॉफुल असेंबली यूज कर रही है, या फिर बाय एनी मेंबर, या पूरी अनलॉफुल असेंबली उसमें जितने मेंबर हैं वो सारे या उनमें से कोई भी मेंबर यूज कर रहा है, क्यों, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, अपनी असेंबली का जो उन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है ना उसको पूरा करने के लिए कोई एक शख्स या वो सारे के सारे कोई भी वायलेंस का यूज कर रहे हैं, मतलब वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है वो हर शख्स जो होगा उस असेंबली का वो सज़ा का मुर्तकिब माना जाएगा, ठीक है। और इसे कहा जाएगा उसने क्या किया, इस गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रायोटिंग के इसने रायोट किया है, ठीक है। अब रायोट कर लिया, डिफाइन कर दिया उसने कि किसको कहा जाएगा, तो अब इस रायोटिंग की सज़ा क्या होगी हमें वो भी देखनी है। तो सेक्शन 147 आपको बताता है कि सज़ा क्या होगी। देखिए अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सेक्शंस कैसे याद रखें, इसी से अंदाज़ा लगा लें। क्या ऐसे हो सकता था कि पहले वो रायोटिंग की आपको सज़ा बता रहा होता, बाद में वो बताता कि रायोटिंग होती क्या है? नहीं ना, चीज़ें जो हैं हमेशा लॉ के अंदर भी सीक्वेंस में चलती हैं। अगर आप इन्हें कहानी की तरह याद रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि पहले उसने आपको अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करवाई, ठीक है, जिसमें उसने आपको सज़ा बताई 6 महीने। उसके बाद उसने कहा कि अगर आप डेडली वेपन से ज्वाइन करें, ठीक है, पहले ज्वाइन करके आगे जो सेक्शन बताया उसमें मजीद ज्वाइनिंग के अंदर ही चीज़ ऐड की है डेडली वेपन, उसकी सज़ा उसने की 2 साल। तो अब अगर मेरे से वो एमसीक्यू में पूछता कि ये फलां सेक्शन जो है या ये स्टेटमेंट दे देता कि किस सेक्शन से डील करता है, तो मुझे पता होता कि जनाब जो डेडली वेपन था वो बाद में आते हैं, ज्वाइनिंग वाला सिंपल वो पहले आता है। तो मैं उस हिसाब से कॉमन सेंस को यूज़ करके भी जो है ना, अगर मैंने फ़र्ज़ करें तुक्का भी लगाना है तो लगा सकती थी मैं, ठीक है। तो सेक्शंस के नंबर याद रखने का ये तरीका होता है कि आपने उसकी उन सेक्शंस की पहले स्टोरी आपको बताओ कि पहले ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम पनिशमेंट क्या होगी जी, जो भी 146 के तहत रायोट करेगा, फसाद दंगे फसाद करेगा, उसको या 2 साल की सज़ा होगी या उसको फ़ाइन होगा या दोनों होंगे। इसकी सज़ा सेम है रायोटिंग की सज़ा जो आप डेडली वेपन्स के साथ ज्वाइन कीजिए ना आपने लॉफुल असेंबली, उसकी भी 2 साल की सज़ा थी, इसकी भी 2 साल की सज़ा है, ठीक है। अब एक और अगली वही वाली बात आ गई जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी, वहाँ आपने अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया था डेडली वेपन से, यहाँ आप रायोटिंग को ज्वाइन कर रहे हो डेडली वेपन से, मतलब आप दंगे फसाद कर रहे हो और आपके पास डेडली वेपन है, आपने मतलब गन्स ली हुई हैं और आपने हथियार लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रायोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, अगर आपने किसी ऐसे फसाद का आप हिस्सा बने जिसमें आपके पास डेडली वेपन्स भी थे, अब आपकी सज़ा और ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अब आपकी सज़ा हो जाएगी 3 साल
या फाइन या बोथ। मैं अंदर पूरा क्यों नहीं पढ़ी है, मतलब इसमें उसने जो हेडिंग है बस उसी का अंदर बताया हुआ है कि अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा। आपको याद है भी हमने ऊपर पढ़ा है कि अनलॉफुल असेंबली को जब हमने ज्वाइन किया था सिंपल तो हमारी 6 महीने की सज़ा थी, लेकिन उस अनलॉफुल असेंबली को डेडली वेपन से ज्वाइन किया था तो 2 साल की सज़ा थी। यहाँ पे अगर सिंपल रायोटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 साल की सज़ा है। अगर रायोटिंग को डेडली वेपन्स के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सज़ा कितनी है, 3 साल की है। देखिए मैं तो इसी तरह से याद रखती हूँ और इसलिए आपको भी कह रही हूँ इसी तरह से इसको चीज़ों को याद करें। क्लियर हो गया? 148 तक हमें सारे सेक्शंस भी याद हो गए हैं और इनकी सज़ाएं भी याद हो गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 149 पर। 149 हमें कहते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का हर शख्स गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा कि ये गिल्टी है, इसने ये जुर्म किया है, कमिटेड इन परसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग गई हैं। ठीक है, ये सारे हैं एक अनलॉफुल असेंबली। ये लोग कौन है? एक अनलॉफुल असेंबली है ये। अब इन 6 में से ये जो एक था ना, ये वाला, इसने कोई ऑफेंस किया। ठीक है, कोई भी इसने क्राइम किया है, गुनाह कह रही हूँ मैं, इसने कोई भी क्राइम की है तो ये समझा जाएगा कि ये जो सारे थे ना, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, इन सबको पता था कि इसने ये क्राइम करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सारे भी उसी असेंबली का हिस्सा हैं, अनलॉफुल असेंबली का जिसका ये हिस्सा है, तो इसलिए ये सारे के सारे भी मुजरिम माने जाएंगे उस ऑफेंस के। इसको हम कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि शेयर्ड हो रहा है, उनका जो जुर्म है ना, जुर्म की सज़ा भी शेयर्ड हो रही है। अब हम इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये पढ़ने का है, जो पढ़ने का होता है पढ़ा भी दूंगी मैं साथ साथ। उसने कहा इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर, उसने क्या कहा? एनी मेंबर, किसी एक की बात की। अनलॉफुल असेंबली के इतने सारे मेंबर हैं, उनमें से किसी एक मेंबर ने किया, लेकिन उसने किस मकसद से किया कि वो मकसद जो था वो पूरी की पूरी असेंबली का मकसद था, लेकिन ज़िम्मे किसी एक के लगाया था। जैसे कि अब किसी को कहा गया हो कि फलां शख्स का ना आपने मर्डर करना है। ठीक है, तो अब उस मर्डर के पैसे उन 6 के 6 लोगों में ही डिवाइड होंगे वो, लेकिन किसी एक को कहा जाएगा कि आज इसका मर्डर करने की बारी तुम्हारी है, तुम करके आओ। ठीक है, तो एक ने किया लेकिन जिम्मेदारी सबकी आ गई। तो उसने भी यही कहा कि एज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट डेट असेंबली, के उस असेंबली का भी वही ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो फिर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ कमिटी इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ डेट ऑफेंस। ठीक है, एवरी पर्सन, ये देखें उस असेंबली का उस वक्त पे जो भी मेंबर था वो सारे के सारे मेंबर जो हैं वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी कहलाए जाएंगे। मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 150 पर। 150 क्या कह रहे हैं हमें? वो कह रहे हैं कि हायरिंग और उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 150 पर। सेक्शन 15 ने हमें कहा कि हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली के क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना किसी शख्स को हायर किया, ठीक है, किसी भी इलीगल काम के लिए, या फिर उसको उकसाया हायरिंग पर, या फिर उससे कहा कि लॉफुल असेंबली को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये जो कनाइव है इसका मतलब होता है कि खुफिया तौर पर किसी गलत काम में आप खुद भी शरीक हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कनाइव। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा जब आप इस इनकरेज कर रहे होते हैं दूसरे पर्सन को भी कि वो अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करें। ठीक है, अब भले आप उस असेंबली का मेंबर नहीं है, आप उसका मेंबर नहीं है, लेकिन आप दूसरों से कह रहे हैं यार मतलब तुम्हारे हालात ख़राब हैं, तुम गरीब हो ना, ये तुमने फलां का ऑपरेशन भी कराना है, ये वो, तुम ऐसा करो उन लोगों के साथ पार्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो लोग इस तरह से काम करते हैं, देखो है तो ख़तरे का काम लेकिन पैसा बड़ा है इस काम में। ठीक है, इस तरह से करके तो वो क्या होता है, जनाब आपने उकसाया है ना सामने वाले पर्सन को, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि आप खुद भी उस असेंबली का मेंबर थे। बेशक आप क्लेम करते हैं कि सर जी मैं मेंबर नहीं था, लेकिन माना यही जाएगा। अब इसको रीड कर लेते हैं। Whoever hires or engages or employs or promotes or connives at the hiring, engagement or employment of any person, क्या क्यों एम्प्लॉय कर रहे हैं कि वो ज्वाइन करे या फिर मेंबर बन जाए अनलॉफुल असेंबली का। वो कह रहे हैं whoever, जो कोई भी ये काम कर रहा होगा, जो भी उकसा रहा होगा, जो भी मोटिवेट कर रहा होगा, इनकरेज कर रहा होगा किसी दूसरे को, वो कह रहा है वो shall be, whoever जो होगा वो shall be punishable as a member of such unlawful assembly, उसको ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे वो इस अनलॉफुल असेंबली का क्या था, मेंबर था। ठीक है, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement, employment, और उसे
और वही सज़ा मिलेगी जिसको उसने उकसाया था, और उस उकसाने वाले ने कोई जुर्म कर दिया है तो उस जुर्म की जो सज़ा होगी उस बंदे को तो मिलेगी, लेकिन जिसने उकसाया था उसको भी मिलेगी। ठीक है, याद है इस तरह का कुछ हमने अबैटमेंट में भी पढ़ा था कि अबैटिंग करने वाले को भी सज़ा मिलती होती है। खैर, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन में 151 पे। 151 कहते हैं नॉइंगली ज्वाइनिंग, आप जानबूझ के, जानते बूझते आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कंटिन्यूइंग, या फिर जानते बूझते आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक असेंबली को जो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की है, आफ्टर इट हैज़ कमेंडेड टू डिस्पर्स, जबकि उसको हुक्म दे दिया गया था कि आप डिस्पर्स हो जाओ। अब बड़े मज़े का ये आपको हेडिंग लग रही होगी, सुनी सुनाई लग रही है। अभी हमने ऊपर भी इसी तरह का कुछ पढ़ा है। याद है हमने 145 में क्या पढ़ा था? मैं वो भी आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखें 145 में हमने क्या पढ़ा था? ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमेंडेड टू डिस्पर्स, के वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे एक अनलॉफुल असेंबली को, ये जानते हुए कि हुक्म दे दिया गया है अब डिस्पर्स हो जाओ। और अब जो हम 151 पढ़ रहे हैं, अब आप इसको देखें, यहाँ उससे क्या कहा? नोइंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस आफ्टर इट हैज़ कमेंडेड टू डिस्पर्स, तो मतलब तो सेम बन रहा है। ठीक है, वहाँ बस उसने कहा था कि अनलॉफुल असेंबली को, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि कहा गया है कि वो लोग डिस्पर्स हो जाएं। मैं बताती हूँ इनमें फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे रीड करते हैं, whoever knowingly joins और continues in any assembly, जानबूझ के वो ऐसी असेंबली में आ रहा है जो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की है, ये डिफरेंस है। टू कॉज अ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, कि वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, दैट्स इट। समझ आई? जो सेक्शन 151 है उसमें जिस ऑफेंस की बात हो रही है, जिन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है ना, उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? उन्होंने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना है बस, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेंगे। जबकि अनलॉफुल असेंबली में क्या क्या होता है आपको याद है? 141 में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है अनलॉफुल असेंबली की, और हमने उसमें क्या पढ़ा था? अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग थे। 151 के मेंबर भी 5 से ज़्यादा लोग हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अनलॉफुल असेंबली में हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि वो क्या करे? फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोके, राइट? कोई मिसचीफ करे, कोई ट्रेस पास, क्रिमिनल ट्रेस पास हो, राइट? और हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वो ऐसा ऑफेंस करे कि लीगल काम ना करने दे, किसी के प्रॉपर्टी को वो ऑब्सेशन में ले ले अपनी, ठीक है, पोजेशन में ले ले अपनी। इस तरह से हमने टोटल 5 चीज़ें पढ़ी थी। जबकि 151 में जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक पीस को सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा हल्का जुर्म कर रहे हैं ना, एज़ कम्पेयर टू 141 वाले तो बड़ा जुर्म कर रहे थे, वो फेडरल लेजिस्लेचर तक चले गए थे, आप ये देखें। तो इसलिए इन लोगों की सज़ा, 151 वालों की जो सज़ा होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 6 महीने की उनको है कैद, या होगा उनको फ़ाइन, या हो सकता है बोथ। ठीक है, अब देखें, उन्हें पता था बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसने कहा कि अगर कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 की है, 141 कौन है? जहाँ से आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, जिसमें अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन थी, जिसमें 5 उसने आपको बताए थे कि ये 5 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लोगों का। वो कह रहा है अगर कोई अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 के तहत होगी तो उसकी सज़ा जो होगी वो सेक्शन 145 के तहत होगी। ठीक है, उसकी सज़ा क्या होगी? सेक्शन 145 के तहत होगी। लेकिन ये जो हमने 151 अभी पढ़ा है, मिक्स नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो 151 की जो लोग हैं ना, ये 5 या 5 से ज़्यादा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना है। लेकिन 141 वाले लोगों ने तो उधम ही आफत ही मचा दी है ना, बस। ठीक है, अखीर कर दिया उन्होंने। सेक्शन 152 पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको देखते हैं। असॉल्टिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रायोट, नाम से पता चल गया है, आपको समझा भी देती हूँ और सिर्फ इसकी पनिशमेंट बता देती हूँ। देखें, कोई हड़ताल या कोई मजमा इकट्ठा हुआ था, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट आया, वो उनको उस रायोट को, उस फसाद को, ठीक है, वो क्योस हो गया था सोसाइटी में, वो उसको सप्रेस करना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि असॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको उस पब्लिक सर्वेंट को। तो आपकी सज़ा क्या होगी? आपको 3 साल की कैद होगी, या आपको फ़ाइन होगा, या बोथ होंगे। पब्लिक सर्वेंट से पंगा ले रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं है, 3 साल तो कम से कम बनते ही है ना। फिर उसके बाद सेक्शन में 153 हमें क्या कहता है? 153 हमें कहता है कि wantonly giving
प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का क्या मतलब होता है? उकसाना, भड़काना, जानबूझ के आप भड़का रहे हैं। विद द इंटेंट, और आपका मकसद क्या है? टू कॉज रायोट, के फसाद बर्पा हो जाए। इफ़ रायोटिंग बी कमिटेड, आप किसी को भड़का रहे हो और आप चाहते हैं यार ये इतना गुस्से में आ जाए ना, फलां जगह पे जाके बस ये फसाद ही कर दे, ठीक है, मतलब आप फसादी हैं दूसरे लफ्ज़ों में। वो तो वो कह रहे हैं कि अगर तो वो फसाद हो जाता है तो क्या सज़ा होगी, और अगर आपने उसको भड़काया, अल्लाह उसका भला करे, वो आपकी बातों में नहीं आया, उसको पता था कि आप फसादी हैं, और अगर वो फसाद बर्पा नहीं होता, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अब आपको क्या सज़ा होगी वो भी वो बताएगा आपको, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब भी आप किसी को जानबूझ के भड़काएंगे कि जाओ कि फ़लाँ जगह पे जाके फसाद करो, तो अगर तो वो फसाद बर्पा हो जाएगा, ठीक है, अगर फसाद बर्पा हो जाएगा तो आपने, मैंने बताया था पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, तो 1 साल की सज़ा होगी या फाइन होगा, अगर तो वो रायोट हो गया, इफ़ द रायोट अकर्स, ठीक है, यह दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन एंड इफ़ द ऑफेंस ऑफ रायोटिंग बी नॉट कमिटेड, लेकिन वो ऑफेंस ऑफ रायोटिंग नहीं हुआ, वो शख्स आपकी बातों में नहीं आया और रायोटिंग नहीं हुई, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की जनाब कैद होगी, या आपके ऊपर फ़ाइन होगा, या बोथ होंगे। अब फसाद के वाले से याद रखना है कि जब आप फसाद में, जब हमने खुद पार्टिसिपेट किया था, याद है हमें 2 साल की सज़ा हुई थी, और डेडली वेपन्स के साथ पार्टिसिपेट किया था तो हमें 3 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन जब आप किसी को उकसा रहे हो कि वो जाके आगे फसाद करे, तो फिर अगर तो वो फसाद हो गया तो आपको 1 साल की, और अगर वो नहीं हुआ तो आपको 6 महीने की सज़ा है, ठीक है। फ़ाइन तो साथ साथ है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेक्शन 153A पर। अच्छा, देखने में बहुत बड़ा सेक्शन लग रहा है, उसमें एक ही इसने बात की हुई, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आज शॉर्ट करके इसके नोट्स बना लिए थे। 153A में वो क्या कह रहा है? प्रोमोटिंग एनिमिटी, एमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, राइट। आप प्रमोट कर रहे हैं दुश्मनी को बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में एथनिसिटी के बिना पर भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, सेक्टेरियल बिना पर भी ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कास्ट की बिना पर भी ग्रुप्स हैं, क्रीड की बिना पर भी, लैंग्वेज की बिना पर भी, ठीक है, रिलीजन की मैंने आपको बताया बिना पर भी। तो ये हमारी सोसाइटी, हम ऐसे ही है ना, हमारी कम्युनिटी इसी तरह से बनी हुई है ना, इन ग्रुप्स की बेस पे। तो अगर कोई शख्स जानबूझ के इस तरह से भड़काए एक सेक्टर को दूसरे के खिलाफ, क्योंकि उसकी फितरत में फसाद बर्पा करना है, ठीक है, हो सकता है एक मज़हब वाले को दूसरे के खिलाफ भड़काए, जैसे कि शिया सुन्नी में फसाद बहुत ज़्यादा, ये तो मतलब वायरल चीज़ है ना। उसके अलावा आप कर दो जनाब मुस्लिम नॉन मुस्लिम के दरमियान में, ठीक है, या जैसे हमारे यहाँ फसाद हो जाता है पंजाबी सिंधी को लेकर, ठीक है, बलोची पंजाबी को लेकर, इस तरह किसी भी बुनियाद पे। यहाँ उसने जो बुनियादें बताई हैं, इसको मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिए, 3 उसने आपको बताई हैं। वो या तो उकसा रहा है किसी को, या वो खुद कर रहा है वो काम, ठीक है, कमिट कर रहा है या इंसाइट कर रहा है दूसरे शख्स को कि ना ये तुम लोगों से जो है ना इन्फीरियर लोग हैं, तुम इनसे सुपीरियर हो, तुम क्यों उनके साथ घुल मिल के रह रहे हो, ये तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, इनसे कता ताल्लुक़ कर दो। इस तरह से वो जो प्रेजुडिशियल आप उनके खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं, जिससे उनके अंदर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या फिर आप ऑर्गेनाइज खुद से कर रहे हैं या किसी को उकसा रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज करे कोई भी ऐसी मूवमेंट, ठीक है, कोई ड्रिल या अदर सिमिलर एक्टिविटी, जिससे क्या हो, जिससे ट्रेंड टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, ठीक है, लाइक नोइंग इट टू बी लाइकली डैट के, और आपको ये बात पता है कि जो पार्टिसिपेंट जब इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन एनी सच एक्टिविटी में जो क्रिमिनल फोर्स को यूज़ होगी, या आप किसी को उकसा रहे हो और आपको पता है कि वो इसको पार्टिसिपेट करेंगे लैंग्वेज की बुनियाद पर, आपको ये भी पता है कि वो करेंगे और आप फिर भी उकसा रहे हो, मतलब ये कि आप माशरे में फिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, आप झगड़ा फसाद माशरे में फैला रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से जो आपको सज़ा होगी, देखिए ये कोई छोटा काम नहीं है, मेरे ख्याल में तो खुद भी ये तमाम जुराइम में सबसे बड़ा है। 5 साल की आपको कैद होगी। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस देखना है, सारे अभी तक हमने जितनी पनिशमेंट पढ़ी उसमें और फाइन का वर्ड आ रहा था, और राइट, ये वाहिद है जिसमें आप देखेंगे एंड, ये एमसीक्यू भी बन सकता है, एंड 5 साल की सज़ा के साथ आपको जुर्माना ज़रूर होगा, एंड विद फाइन। सही हो गया? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। उसने कहा था इस एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐसे कहा कि अगर कोई अच्छी नीयत से किसी की इस्लाह करना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन इश्तियाल अंगेज़ी की नहीं है, तो फिर वो एक ऑफेंस कमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 153 बी पर। 153 बी की हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहा है कि इंड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जैसे आपको पता है कि ये स्टूडेंट यूनियन बनना शुरू हो गई हैं। वो स्टूडेंट यूनियन के नाम पे हम लोग इतनी दुश्मनी में उतर आते हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ के, मतलब फिर वही वाली बात है कि क्योस और इश्तियाल अंगेजी जो है ना वो बर्पा हो जाती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जब आप स्टूडेंट्स को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, अब बच्चों को आप कर रहे हैं, किसी भी क्लास के वो स्टूडेंट है, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो चाहता है ये बच्चे इन पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, अंडरमाइन करेगी, ठीक है, पब्लिक के ऑर्डर को, पब्लिक की तरतीब को, पब्लिक के पीस को। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप स्टूडेंट से करवाना चाह रहे हो वो पब्लिक के पीस के लिए ख़तरा है, तो सज़ा क्या होगी जनाब, 2 साल की कैद होगी और या फिर फ़ाइन होगा या फिर बोथ होगा। समझ आ गई। ये हमारे पास था 153 बी। 153 ए में था सारे एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप में आपने दुश्मनी क्रिएट की। 153 बी में कहा है स्टूडेंट्स का आपने यूज़ करके माशरे का जो ऑर्डर है, पब्लिक पीस है, उसको ख़राब किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 154। 154 भी बहुत आसान है। उसने यहाँ पे हमें ये कहा है कि ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, यानी कि देखें ना, अब एक ज़मीन है, किराए का घर समझ लें आप, वो जो अनलॉफुल असेंबली के 7 लोग हैं ना वो उस ज़मीन में रह रहे हैं, उस किराए के घर में रह रहे हैं। अब वो जो ऑनर ऑफ लैंड है, इस घर का जो मालिक है, उसको चलें फ़र्ज़ करें देते वक्त नहीं पता था कि ये अनलॉफुल काम कर रहे हैं, बाद में अगर उसको पता चल गया कि ये लोग अनलॉफुल काम कर रहे हैं उसकी ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो उसको चाहिए था ना कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, ठीक है। उसने पुलिस को अपने नियरेस्ट स्टेशन में, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसने क्या की, खबर नहीं की, ना ही कोई नेसेसरी मेजर लिए इस अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए। तो ऐसी सूरत में उन साहब को, ठीक है, वो साहब हों या उनका कोई एजेंट हो, 3 लोग उसने बताए हैं दे का लफ्ज़ यूज़ करके, वो साहब ही, ऑनर खुद, हिज एजेंट, उसका कोई एजेंट या मैनेजर, ये 3 लोग हैं। तो उसने कहा फिर इनको सज़ा क्या मिलेगी, छोटी सी इनकी सज़ा है 1000 रुपये का, इनको क्या होगा, फ़ाइन हो जाएगा। क्यों फ़ाइन होगा 1000 रुपये का, सिर्फ इसलिए कि सर जी आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताना चाहिए था कि आपके घर में ये इलीगल जो है वो काम हो रहे हैं। कहते, बल्कि रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए आसानी के लिए। वेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली या फिर रायोट टेक्स प्लेस, जब भी कहीं अनलॉफुल असेंबली बन रही है, कोई रायोट हो रहा है, दी ऑनर, उस घर का मालिक, उस जगह का मालिक, या फिर जो ऑक्यूपायर ऑफ लैंड है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई एजेंट ऑक्यूपायर है, अपॉन विच अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली हो रही है, बनी हुई है, या फिर सच राज्य, ऐसी जगह जहाँ पे वो रायोट अकर हुआ है, कमिट हुआ है। तो वो कह रहे हैं एंड एनी पर्सन हैविंग और क्लेमिंग एन इंटरेस्ट, और कोई भी शख्स जो क्लेम कर रहा है कि मेरा उस ज़मीन में इंटरेस्ट है, मेरा उस किराए के घर में इंटरेस्ट है जहाँ पे ये रायोट हो रहा है, अनलॉफुल असेंबली बनी हुई है, तो हर उस शख्स को जिसका उस ज़मीन में इंटरेस्ट था शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। तो 1000 से ज़्यादा उसको फाइन नहीं होगा। कब अगर, अब यहाँ उसने इफ़ से बात शुरू की, इफ़ ही और इज एजेंट और मैनेजर, ये 3 लोगों में से कोई भी, उन्हें पता था नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग, ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है, और हैज़ बीन कमिटेड, या हो चुका है, और हैविंग रीज़न टू बिलीव, या उनके पास इनफ रीज़न थी ये बात यकीन करने की, क्या इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, ये होने वाला है। इन सब के बावजूद डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस, फ़ौरन से उन्होंने नोटिस नहीं दिया, देयर ऑफ इन हिज और देयर पावर टू द प्रिंसिपल ऑफिसर एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं दिया, तो उन्हें 1000 का फ़ाइन होगा। या फिर एंड डू नोट, उन्होंने नहीं किया, क्या in case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all the lawful means in his or their power to prevent it, और उन्होंने कोई भी lawful means नहीं यूज़ किए कि वो इस unlawful assembly को या रायोट को रोकें, जबकि वो रोक सकते थे, फिर भी वो नहीं रोका, तो उन्हें 1000 का फाइन होगा, ठीक है। या फिर in the event of its taking place do not use all the lawful means to disperse, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उस असेंबली को, उन लोगों को डिस्पर्स करने की, मुंतशिर करने की, या उस रायोट को सप्रेस करने की, ठीक है। तो सज़ा हमें बस पता होनी चाहिए, 1000 रुपये फाइन होंगे। आप ये देखें, आपको सोच रहे होंगे यार 1000 में क्या ही बनता है, ये 1860 है ना पीपीसी, ये तबका है, ठीक है, तो पैसे की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। हाँ, हम लोगों की ये बस नाअहली है कि अभी तक हम लोगों ने इनमें अमेंडमेंट्स नहीं किए हैं। एनीवेज, उसके बाद हमारे पास आता है जनाब सेक्शन में 155, जो क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रायोट इज कमिटेड।
नाम से पता चल रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, उस शख्स की क्या जिम्मेदारी होगी, फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट में एक रायोट किया जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा ना, हम इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं, कोई भी दंगा फसाद अक्सर इससे भी किया जाता है जिससे एक या एक से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो जानबूझ के वो रायोट करवाते हैं। वो कह रहे हैं ऐसी सूरत में क्या मतलब लाइबिलिटी होगी फिर, ठीक है। तो जो भी उस रायोट के बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटी वो आपको बता रहा है कि जितने भी बेनिफिशरीज होंगे ना उस रायोट के, उस दंगे फसाद से जितने भी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, वो सब लायबल होंगे सज़ा के। सज़ा क्या मिलेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब लायबल होंगे किस चीज़ के, सज़ा के। एक बार पढ़ भी देती हूँ मैं आपको। वेन एवर आर रायोट इज़ कमिटेड, जब भी कोई दंगा फसाद हुआ, फॉर द बेनिफिट, फ़ायदे के लिए, किसके, और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, या किसी शख्स के कहने पे वो रायोट हुआ, हु इज़ द ऑनर, जो कि मालिक है या ऑक्युपायर है या फिर उसकी मलकियत में है, ठीक है, क्या चीज़, ऑफ एनी लैंड, कोई भी ऐसी जगह, ज़मीन, रिस्पेक्टिंग विच सच रायोट टेक्स प्लेस, या तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे या तो वो रायोट हुआ है, वो दंगा फसाद या वो हड़ताल या वो हुए हैं वहाँ पे, या उस ज़मीन का उन रायोट से कोई ना कोई लिंक है, तो वो, समझ आ रही है बात की। और हु क्लेम्स, या कोई भी शख्स जो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि इस ज़मीन में मेरा इंटरेस्ट था या है, ठीक है, और इन द सब्जेक्ट ऑफ एनी डिसिप्लिन विच गिव राइज टू द रायोट और हैज़ एक्सेप्टेड और डिराइव्ड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम, या उस रायोट से किसी भी शख्स को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे तमाम शख्स वो कह रहे हैं पनिशेबल होंगे विद फाइन। सही है, उस रायोट से। अब इस सेक्शन को अगर आप समअप करना चाहें, आप इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे 155 में, क्या, बेनिफिशरीज ऑफ रायोट, कि इस रायोट के बेनिफिशरीज जो भी होंगे वो सब के सब लायबल टू पनिशमेंट होंगे, उन सब के सबको सज़ा मिलेगी। समझ आइए। अब उन्होंने सज़ा यहाँ पे भी नहीं बताई है, ठीक है, बस ये बताया कि उन सब के सबको सज़ा मिलेगी। 156 हमें क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्युपायर फॉर हुज बेनिफिट रायोट इज कमिटेड। अब ऊपर तो सिर्फ ऑनर की बात हुई थी ना, या ऑक्युपायर की, अब उस ऑनर का अगर कोई एजेंट है, सही है, या वो जो ऑक्युपायर है, अगर उसके बेनिफिट में कोई रायोट हो रहा है, तो वो कह रहा है कि उनको भी फाइन किया जाएगा और उन्हें ये समझा जाएगा। देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि एक ज़मीन है ये, सही है, 156 समझाती हूँ। एक ज़मीन है, यहाँ पे ना ये दंगा फसाद चल गया, सारा रायोट हो रहा है, ठीक है। अब ये ज़मीन एक ही है, क्लियर है, किसकी है ज़मीन, एक ही है। अब ए का जो एजेंट है ना उसका नाम है बी और उसका नाम है सी, दो एजेंट हैं। एक ही ज़मीन है तो ऐसा समझा जाएगा क्योंकि एक ही ज़मीन पे हो रहा है, तो ए के जितने भी एजेंट थे ये सपोज किया जाएगा कि उनको भी ये बात का पता था यहाँ रायोट हो रहा है, तो उसके एजेंट्स भी क्या होंगे, सज़ा के हकदार होंगे, अनलेस वो अपनी बेगुनाही को साबित करें। समझ आ गई बात की, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे उसने आपको इन दोनों की पनिश नहीं बताई कि कितने साल कितने महीने, उसने बस ये बताया कि ये लायबल होंगे, ये लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 157, जो क्या कहते हैं, हार्बरिंग द पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, रीड कर लेते हैं इसको भी। हार्बरिंग किसको बोलते हैं पता है, पनाह देने को बोलते हैं, किसी को इलीगली आप पनाह दे रहे हैं अपने पास, आपने हार्बरिंग द पर्सन्स हायर्ड, आप ऐसी शख्स को पनाह दे रहे हैं जिसको हायर किया गया था अनलॉफुल असेंबली के लिए। वो कह रहे हैं जो भी हार्बर करेगा, जो भी पनाह देगा, हुएवर हार्बर्स, या वो पनाह दे रहा है, कोमा डाल के लिखा हुआ है, रिसीव, या वो ऐसे शख्स को रिसीव कर रहा है, या फिर असेंबल कर रहा है, या जोड़ रहा है, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इन एनी हाउस, किसी ऐसे घर में, और प्रेमिसेस, ऐसे इलाके में, इन हिज ऑक्यूपेशन, ठीक है, और चार्ज, जो उसकी निगरानी में है, और अंडर हिज कंट्रोल, या उसके कंट्रोल में है, और वो जानता है, और एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन्स हैव बीन हायर्ड, इंगेज्ड और एम्प्लॉयड एंड आर अबाउट टू बी हायर्ड, इंगेज्ड और एम्प्लॉयड, या तो ऐसी जगह पे वो शख्स को वो खुद वहाँ पे पनाह दे रहा है अनलॉफुल लोगों को, या फिर वो जानता है कि मेरी ये ज़मीन है, यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, उन ऐसे अनलॉफुल लोगों को क्या दी जा रही है, पनाह दी जा रही है कोई भी जुर्म कमिट करने के लिए, ठीक है। तो तब भी वो शख्स अगर खामोश रहता है तो यहाँ उसकी सज़ा बता दी गई है कि उसको 6 महीने की कैद होगी या फिर उसको फाइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन नंबर 158। 158 ने क्या कहा, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायोट। क्या मतलब हुआ इस बात का
बीइंग हायर्ड, अब आपको हायर किया जा रहा है। ऊपर वाले सेक्शन में 157 में हमने पढ़ा था जो हायर कर रहा है, सब्जेक्ट की बात हो रही थी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि जो हायर किया जा रहा है कि उससे अनलॉफुल असेंबली में के लिए उसको हायर किया जा रहा है या किसी भी रायोट के लिए उसको हायर किया जा रहा है, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, वो कह रहा है whoever is engaged और hired और offers या और attempt to be hired और engaged क्या to do or assist in doing any of the acts specified in section 141। उसको क्यों हायर किया जा रहा है कि जनाब जो सेक्शन 141 है ना, उसका कोई भी एक काम या उसमें से कोई भी आपसे काम करवाना है। याद है सेक्शन नंबर 141 में हमने 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे जो इलीगल थे, तो वो इस शख्स को हायर किया जा रहा है उनमें से कुछ करवाने के लिए। तो सज़ा क्या होगी जनाब, शैल बी पनिश्ड, वो शख्स सज़ा मिलेगी उसको 6 महीने की कैद या फिर फाइन, वही ऊपर वाली सज़ा है इसको भी। ठीक है, और अगर वो शख्स आर्म्ड के साथ जाता है तो वही वाली बात दोबारा से आ गई, ऊपर जो हमने शुरू में पढ़ा था 2 साल की उसको कैद होगी और उसको फाइन होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 159 एफरे का है। एफरे का मतलब वैसे भी आपको पता है कि झगड़े को बोलते हैं एफरे। अब यहाँ एफरे को उसने डिफाइन किया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा शख्स बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस में वो फाइट कर रहे हैं जिससे पब्लिक केओस क्रिएट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक के पीस को मुतासिर कर रहे हैं वो इसका मतलब है उन शख्स ने क्या किया, कमिट एन एफरे, उन्होंने एफरे कमिट किया है। और एफरे की सज़ा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। और अगर हम कैद की बात करें तो 1 महीने की कैद होती है। ठीक है, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास से ऑफेंसेस जो कि पब्लिक ऑफेंसेस थे, आम आवाम से डील कर रहे थे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा हो जाता है जी लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड कर देती हूँ, साथ ही वो है क्रिमिनल लायबिलिटी के ऊपर। इसके साथ हमारा पीपीसी फिर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वीडियो में से कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया हुआ, आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।